Assalamu alaikum viewers, and I welcome you to Pro Talk podcast. This is Fahim Vora, sales trainer and learning consultant. And we invite industry experts in this podcast who share their journey, their knowledge, and their expertise with us. Today we have a very special guest with us who is working with Islamic banking, and for the past 10 years he has worked with top prominent names in Islamic banking, and he's also leading the training department in Islamic banking. So we'll hear from his journey and we'll learn from what difference that brings to the industry where the Islamic banking is growing. I'm really honored to have a guest with me, Mr. Furkan. थैंक यू एंड जजाकल्ला खैर फुरकान फॉर कमिंग टू द शो। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके? वालेकुम सलाम। थैंक यू फ़हीम भाई इनवाइट करने के लिए, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे अभी हमारी बात हुई है, मुझे लग रहा है कि जो गुफ्तगू है बहुत जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेफिनेट। तो बताएं कि कहाँ से करियर का शुरू किया, थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और फिर ये बताइएगा कि किस तरह से ये जर्नी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चली। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं शरिया स्कॉलर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और शरिया स्कॉलर की जो शुरुआत हुई वो हिफ्ज़ कुरान से हुई। ओके। और हिफ्ज़ कुरान मैंने ऐसे किया कि वो अब्बू की एक मन्नत थी। माशाल्लाह। तो मैं कहूँ कि जो ना अल्लाह ताला ने यानी मुझे बहुत नवाजा, यानी मैं इतना काबिल नहीं हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। और उसकी वजह है कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग दिए, जिनमें से वालिदैन दिए बहुत अच्छे। तो मुझसे पहले जो ना दो यानी मेरी बहनें हैं, सही। तो बेटियां थी, तो मेरे अब्बू ने वो एक मन्नत मानी कि अगर ये तीसरा मेरा बेटा हुआ तो मैं इसे हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। क्या बात है। तो मैंने पहले 5 तक जो है स्कूलिंग किए, और स्कूलिंग के बाद फिर मैंने 5 छोड़ के यानी 6 में जाने के बजाय मैं कुरान हिफ्ज़ करने के लिए चला गया। ज़बरदस्त। और मैंने 3 साल हिफ्ज़ किया है, और फिर हिफ्ज़ करने के बाद मैं फिर जो है ना स्कूलिंग की तरफ दोबारा आ गया। ओके। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक कहानी स्टोरी बताता हूँ आपको कि अल्लाह पाक के देखें कैसा फजल होता है। जब मैं 5 छोड़ के जा रहा था तो मैंने सबको, अपने दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। मैंने कहा ये लोग चले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, मैं फिर हिफ्ज़ करूँगा और फिर उसके बाद कहाँ से ज्वाइन करूँ कहाँ से नहीं करूँ। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं 3 साल के बाद हिफ्ज़ के बाद वापस आया स्कूलिंग के अंदर, तो मेरा उसी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। और जून जुलाई की छुट्टियां हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी आप मेरा 7 में एडमिशन हुआ था। उन्होंने कहा अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सही है। तो अभी 2 महीने हैं आपने 3 साल का गैप किया है, मुनासबत नहीं है, तो आप ऐसा करें हमारा एक ट्यूशन सेंटर है वो ज्वाइन कर लें, 2 महीने में मुनासबत पैदा हो जाएगी और अगस्त से आप अच्छे से वो कर लीजिएगा स्टार्ट। तो वो ट्यूशन सेंटर में गया, वहाँ पे 2 महीने पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद जब मैं क्लास में गया तो मैडम ने मुझे ले जाके बिठा दिया 9 क्लास में। वो अच्छा, डायरेक्टली जंप। हाँ, मैं भी परेशान। मैं घर गया, घर पे जाके मैंने बताया कि मुझे टीचर ने जो है ना वो 9 क्लास में ले जाके बिठा दिया। और तो वाले सब गए वहाँ पे बात करने के लिए, इनका तो एडमिशन 7 में करवाया था, आपने 9 में क्यों बिठा दिया इनको। तो वो मैडम ने कहा कि ये जो ट्यूशन सेंटर में गए थे वहाँ के सर आए थे, वो लड़के गए हमसे कि इस बच्चे के 2 साल आप ज़ाया करेंगे। मैंने ट्यूशन सेंटर में इसकी इस्तेदाद देखी है और इसका बहुत शार्प माइंड है और ये बहुत चीज़ें पिक कर रहा है जल्दी से। जबरदस्त। तो ये आप उसको 9 में ही बिठाएं, आप उसको 7 में ना बिठाएं। जबरदस्त। और 9 में मैं जब जाके बैठा तो वहाँ पे मेरे वही साथी थे, वही क्लास फेलो थे जिनको मैं 5 में छोड़ कर आया था। और ये ब्लेसिंग हो जाती ये है ब्लेसिंग हुई बिल्कुल कि जो है ना वही क्लास फेलो मिल जाएं, और साथ साथ आपका हिफ्ज भी कंप्लीट हो। तो अल्लाह ताला ने मेरे ये 3 साल ज़ाया नहीं करवाए कि मैं जो है ना, बल्कि लोगों से ज़्यादा वो आ गया कि मेरे 3 साल यहाँ कवर भी हो गए, वही क्लास में भी आ गया, और प्लस पॉइंट ये कि मैं हाफिज़ कुरान भी था। जबरदस्त, माशाल्लाह। और फिर यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी से आपने जी मास्टर्स भी मैंने किया? मास्टर्स किया। ओके। इसके अंदर अब दूसरी स्टोरी बताता हूँ अच्छा जी। आपको ब्लेसिंग की। जबरदस्त। कि मैंने 8 साल दरस निज़ामी किया। दरस निज़ामी के बाद फिर मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ना एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस की उतनी वो वैल्यू है। तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि जो ना वो सुबह में कहीं पे काम यानी कहीं पे जॉब करो, उसके साथ साथ एमबीए कर लो, तो तुम्हारा जब एमबीए कंप्लीट होगा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। मैंने बहुत अच्छा है। तो मैं फ्री था, दोस्त के पास यानी उस वक्त देख रहा था मैं एडमिशन्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जो ना माजू के अंदर जो ना वो जॉब फेयर है कल, तो तुम यूनिवर्सिटी भी देख रहे हो तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का भी पता कर लेना, और जो ना वहाँ पे जॉब फेयर में भी वो ले लेना। तो वहाँ पे अलमिजान वाले आए हुए थे, तो वहाँ पे मैंने सब जगह अपनी सीवी डी उनको भी दे दी ऐसी।
और वहाँ पे वो मेरा यानी फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। Okay. मैं गया था वहाँ पे एडमिशन के लिए, वहाँ से लेकर आया जॉब। तो जबरदस्त। वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू के अंदर सवाल हुआ, सेल्स की जॉब है और मैं हूँ बच्चा यानी 0 मीटर। 0 मीटर से मुराद ये कि मुझे जो है ना सिर्फ अपने दरसे निज़ामी तक सिर्फ ये पता था कि घर, मदरसा और जो है ना मस्जिद। चौथी जगह आप पूछेंगे मुझसे तो मुझे नहीं पता था कहाँ है। और सेल्स के अंदर आपने पूरा शहर में फिरना है, सेल्स लेकर आनी है, लोगों को कायल करना है। तो एक 0 मीटर बच्चा आप अगर मेरे जैसे प्रोफाइल सेल्स के लिए कहेंगे तो मिसमैच है, कहाँ रॉन्ग पर्सन जो है ना आप उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया जामिया शीट के अंदर एक अलग वो है कि जो है चैलेंज के जो है ना नहीं हर काम कर सकते हैं हम तो इंटरव्यू में जो तला अनवार साहब थे उन्होंने पूछा कि यार आप कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कोई मसले नहीं है, जैसे वो बच्चे कर सकते हैं जो इस चीज़ के तो मैं भी कर सकता हूँ इस चीज़ को। और एज अ चैलेंज ही मैंने लिया कि यार सेल्स की जॉब है, कोई मसला नहीं है, करेंगे तो करेंगे, नहीं होगा तो क्या हुआ। एंड ये एक लाइव एग्जाम्पल है आपकी हमारे सामने कि बंदा दोनों चीजें साथ साथ लेकर चल सकता है, दीन भी और दुनिया भी। ऐसे और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने नवाजा भी इस चीज़ से, और आप दोनों चीज़ें साथ भी अपने एफर्ट से साथ भी लेकर चलें। सो माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस आपका है और मुख्तलिफ इदारों के साथ आपने काम किया। अच्छा, थोड़ा सा ट्रांजिशन भी मुझे बताइएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आपने बताया कि एज अ सेल्स जॉब, आई थिंक बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, और उसके बाद जो है आप उसको लीड करते रहे, चलते गए उसके साथ साथ, फिर आप इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आए और अब जो है वो रीजनल हेड हैं ट्रेनिंग के। तो ये एक जर्नी कैसी रही और क्या क्या इसमें आपने सीखा? देखिए इस पोस्ट पे आने के लिए ना मेरी जो ये इन्वेस्टमेंट वाली जॉब थी इसने बहुत साथ दिया। ओके। कि वो जगह थी जहाँ पे मैंने सीखा, जैसे मैंने बोला 0 मीटर था बिल्कुल, तो उन्होंने वो सेल्स के अंदर जाना, लोगों के सवालात को सुनना और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना। ओके। तो वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि लोगों को जो है ना ये यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज बहुत कम है। ओके। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ जो है ना बहुत कम लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट है, और फिर वो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत ही कम है, 4% 5% ऐसे है। तो अवेयरनेस की बहुत जो है ना कमी मुझे वहाँ पे महसूस हुई। और वहीं से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल्स का अपना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के अंदर मैंने 6 अवार्ड जीते वहाँ पे। अच्छा, हर साल टॉप किया। उसकी एक ही वजह मुझे लगती है, वो ये थी कि मैं ये सोचता था कि अगर मैं किसी के पास गया तो उसने नहीं भी खरीदा, लेकिन मैंने एक अपना काम तो कर दिया कि मैंने उसको अवेयर कर दिया है। ओके। हाँ, तो मैं ये बहुत रोज़ाना जरूरी है। जब उठता था तो मेरे ज़हन में सबसे पहले ये आता था कि आज मैं किसका भला करूं, क्या बात है। किसको जाऊं उसको समझाऊं कि कैसे वो अपना पोर्टफोलियो बना सकता है और वो कैसे अपना गोल अचीव कर सकता है। किसी का गाड़ी लेना है, किसी का घर बनाना है, किसी का अपनी बच्ची की शादी करना है, तो वो अपने गोल तक कैसे पहुंच सकता है। ओके। क्योंकि लोगों को इनकम तो आ रही है लेकिन वो इनकम सेव नहीं हो रही है, तो वो कैसे सेव कर सकता है, उसको मुख्तलिफ जो है ना पोर्टफोलियोज और वो बना के उनको बता सकूं और अवेयर कर सकूं कि यार ये भी तरीके हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। क्या बात है। ये एक रिलेशन मैं इस चीज़ में देख रहा हूँ कि सिर्फ एक तो होता है कि आपको एक नौकरी मिल गई, आपने सुबह गए और वो नौकरी करके वापस आ गए। एक है कि उस नौकरी के पीछे एक माइंडसेट रखना कि इसमें लोगों का फायदा मैं कैसे वो पहुंचा दूं। आप जब वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की जिंदगी में, तो एक तो है कि उसकी तरफ से भी आपकी तरफ वैल्यू रिटर्न होती है और एक ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वैल्यू रिटर्न होती है। बिल्कुल ऐसे ही आपने वो स्नोबॉल इफेक्ट पढ़ा होगा सेल्स के अंदर, तो मेरा यही होता था जहाँ पे भी गए वहाँ पे एक सिर्फ कस्टमर मिल गया ना, कंपनी के अंदर इन हो गया, सिर्फ एक कस्टमर मिल गया, बस फिर जो है ना जब उसका भला हो गया, उसने जब प्रॉफिट देख लिया, चीजें देख ली, तो बस पूरी कंपनी फिर जो आपके लिए वो खुल जाती है। तो वो फिर जो स्नोबॉल जो चोटी के ऊपर इतना छोटा सा होता है वो लुढ़कते 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 वो पूरा जो है आइसबर्ग के अंदर तब्दील हो जाता है। तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से जो है इतनी सारी वो मैं अचीवमेंट कर सका। अच्छा, अब भी काफी लोगों को बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है, अब भी बहुत गैप है, और अब तो बूम है इस्लामिक बैंकिंग का, और अब तो ये सुना है कि अकॉर्डिंग टू एसबीपी आगे जाके जो है मे बी 2027 में तकरीबन ऑल बैंक्स विल बी इस्लामिक बैंक, ऐसी है। तो ये भी सुना है। अब नाउ देयर हैज टू बी एन अवेयरनेस रिगार्डिंग इस्लामिक बैंकिंग टू ईच एंड एवरीवन, नॉट जस्ट द बैंकर्स बट ऑल्सो टू नॉर्मल कंज्यूमर्स, राइट। हमें भी पता होना चाहिए कि इस्लामिक बैंकिंग, एक तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस भी बताइएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताइएगा कि क्या होते हैं।
देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लामिक बैंकिंग के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है कन्वेंशनल के तरीके ठीक से। है। सही। अक्सर जो हम धोखा खा जाते हैं, लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, वो एंड रिजल्ट को देख के जो है ना वो इस जी। तरह के बोलते हैं। अक्सर लोगों का सवाल है इस पे ऐसे कि ही। इस्लामिक बैंकिंग भी वही कन्वेंशनल बैंकिंग ही तो है, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने आपको फरमाया कि हमने जो देखना होता है, शरीयत का पहले से नज़रिया समझना था, शरीयत चाहती क्या है। शरीयत रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड है। ओके। हमने देखना होता है कि शरीयत ने तरीका बता दिया है, उस तरीके से को हमने फॉलो करना है। ओके। तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला जानते हैं। तो इसी तरीके से कन्वेंशनल के अंदर लोग जो ये बात कहते हैं ना, वो कहते हैं यार कन्वेंशनल से भी गाड़ी मिल रही है, इस्लामिक से भी गाड़ी मिल रही है, तो फ़र्क क्या है? तो फ़र्क उसके जो है ना प्रोसेस के अंदर है। ओके। जो कन्वेंशनल से मिल रही है ना, वो मिल रही है हराम तरीके से, जो ठीक है। सूद का तरीका है। हम्म। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर वो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। जबकि इस्लामिक के अंदर जिसे हम रिबा कहते हैं। जी जी बिल्कुल रिबा कहते हैं। और जबकि इस्लामिक के अंदर वो गाड़ी आपको मिल रही होती है या तो डिमिनिशिंग मुशारका पर या इजारा पर मिल रही होती है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट ही बिल्कुल अलग होता है। ओके। आप पहले पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप से पहले जो है ना वो गाड़ी आती है, वो गाड़ी फिर आपको दी जाती है इजारा पर, ओके। और फिर आप उसका मंथली रेंट पे कर रहे होते हैं। हम्म। और वो जैसे जैसे आप रेंट पे भी कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप कुछ पोर्शन जो है ना वो यूनिट उस एसेट के वो भी खरीद रहे वो होते हैं। ओन कर रहे होते हैं। जी। ओके। सही सही। और आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपकी मिल्कियत बन जाती है, होली सोली आप उसके मालिक बन जाते हैं। ओके ओके। अच्छा जबरदस्त। तो ये बड़ा अच्छा आपने डिफरेंस बताया कि देयर इज अ डिफरेंस इन कन्वेंशनल बैंकिंग टू इस्लामिक बैंकिंग, और मेन डिफरेंस ये है कि द कन्वेंशनल बैंकिंग इज मोर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इस्लामिक बैंकिंग इज मोर ऑफ अ प्रोसेस ओरिएंटेड, और वो प्रोसेस को शरीयत के मुताबिक, जी। शरिया के अकॉर्डिंगली प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू जो आप जो चीज़ ले रहे हैं वो रिबा फ्री या इंटरेस्ट फ्री हो जाती है। ऐसी है? यानी शरीयत के मुताबिक आपकी ज़रूरत को पूरा फिलफिल कर रहे हैं। ओके ओके। जैसे कि मैंने आपको अभी मिसाल दी थी गाड़ी की। अभी ऐसे हम ले लेते हैं कि रॉ मटेरियल जो होता है, अगर आपको मिसाल के तौर पर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं, सही है। आपके पास ऑर्डर आ गया लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है। कन्वेंशनल बैंक के पास जाएंगे तो वो आपको पैसे दे देगा, वो कहेगा मैंने आपको 10 मिलियन दिए हैं और इतने अरसे बाद मुझे जो है ना अपना पैसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मुझे वापस चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। अब आप चाहें उससे सोना करें, चांदी करें, चाहे मिट्टी करें, चाहिए आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसको वापस करना ही देना है। करना हलाल के अंदर। जबकि इस्लामिक के अंदर जो है ना वो आपको जो हार्ड मनी कैश होता है ना वो आपको नहीं दे सकेंगे। वो कहेगा आपको किस काम के लिए चाहिए, ओके। वो हम नीड आपकी पूरी कर देते हैं। जैसे आपको सही है। रॉ मटेरियल चाहिए तो इस्लामिक बैंक पहले रॉ मटेरियल खुद खरीदेगा, ओके। अपनी ऑनरशिप में लेगा, हाँ। रिस्क लेगा उसका, सही है। वो फिर आपको जो है ना रॉ मटेरियल आपको मुराबा के तौर पर बेचेगा। ओके। लेकिन उस वो जो प्राइस होगी, जिस प्राइस पे वो हमें बेचेगा, वो एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा होगी? जी जी बिल्कुल। तो क्या ये इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि प्रोसेस के ऊपर आप बोल रहे हैं कि देखिए वो भी 1 मिलियन ऊपर ले रहा है, ये भी 1 मिलियन ऊपर ले रहा है जी। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे अल्लाह ताला ने मना किया है वो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो अहल्लल्लाहुल बया व हर्रमर रिबा। बिल्कुल ठीक है। कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया। तिजारत करते हुए आप प्रॉफिट रख सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन अगर आप लोन के ऊपर आपको इजाफी नफा लेंगे तो वो रिबा बन जाएगा, हराम होगा वही। ओके। और उससे ममानियत है। ओके ओके। सो तो यहाँ पे जो प्रोसेस आ रहा है वो तिजारत का आ रहा है कि जो है ना वो पहले ऑनरशिप में लिया, रिस्क आया, बैंक का रिस्क है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो रॉ मटेरियल हलाक हो जाता है, जल जाता है, कोई आसमानी आफत आ जाती है, तो बैंक का नुकसान क्योंकि उसकी ओनरशिप है, ऑनरशिप है इसकी। ऑलराइट ऑलराइट। सो बड़ा जैसे एक अच्छा ट्रेडर के पास होता है ना, उसने सामान लिया, अपनी ग्रोसरी स्टोर भर लिया, अब वो कब जी। बिकेगा, बिकेगा भी नहीं बिकेगा, हाँ, ये रिस्क है नहीं है उसके रिस्क है, पास। बिल्कुल है। तो ऐसे ही इस्लामिक बैंक भी जो है ना वो रिस्क लेता है पूरा और फिर उसको आगे बेचता है। ओके। तो ये ट्रेड वाला वो एलिमेंट हो गया, बिल्कुल। जिसकी वजह से इसका ये प्रॉफिट जायज है। आपकी बात से मैं बिल्कुल समझा कि अगर करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज हो रहा है और उसमें कोई एडिशनल अमाउंट हो रही है, वो तो हाँ, क्लियरली रिबा के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही। बट व्हेन इट कम्स टू द अदर प्रोसेस, जहाँ पे जो आपकी नीड है उसको वो बैंक आपके लिए परचेज करेगा एंड देन विल सेल इट टू यू। सो द प्रोसेस डिजाइन विल बी ऐसे ही है। डिफरेंट, रिजल्ट माइट बी द सेम। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया है। व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि फुरकान आपने दी है, जज़ाकल्लाह उसके लिए। अच्छा दूसरा ये भी बताइएगा कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
काफ़ी आपने अपने इदारों में इम्प्लीमेंट किया, ट्रेनिंग्स करवाई, मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके करवाई। किस तरह से एनालाइज करते हैं? ट्रेनिंग के शुरू में एक टीएनए होता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, आप नीड एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ गैप है, कौन कौन चीज़ों पे, किन चीज़ों पे ट्रेनिंग कराई जा सकती है। सो वो प्रोसेस किस तरह आप एनालाइज करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू इस्लामिक बैंकिंग, और फिर उसको आपके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग किस तरह इफेक्टिव हो सकती है? सबसे पहले तो हर चीज़ की देखें, ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। कि हर चीज़ की दवा ट्रेनिंग नहीं है। ओके। बाद औक़ात होता है ना कि वो बिज़नेस आया कि यार इसके ऊपर ट्रेनिंग करा दें, तो आपने पहले एनालाइज़ करना होता है कि यार ये मसला जो है, ये ट्रेनिंग से हल होगा भी या नहीं होगा। ओके। तो अलाइनमेंट होनी चाहिए आपके ठीक है। मसले यानी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के दरमियान। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट। मिसाल के तौर पे किसी ने आके कहा कि यार जो है ना मेरे बंदों को टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करा दो, सुबह लेट आते हैं ये लोग और लेट जाते हैं। तो आपने देखना पड़ेगा भाई कि जो है ना वो उसकी वजह यही है कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है, कुछ और वजह है। और आप उनसे बात करें तो पता चलेगा कि सर हमारे बॉस ही जो है ना वो 11 बजे आते हैं, तो हम सुबह आके क्या करेंगे? तो वो बॉस लेट आते हैं इसलिए हम भी लेट आते हैं। तो वो आपको कल्चर ठीक करने की ज़रूरत है, कल्चर पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग से वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो बॉस सुबह 9 बजे आके पूछने लग जाए सबसे, भाई कहाँ है सारे? एक हफ्ता पूछेंगे, दूसरे हफ्ते पूछेंगे, तीसरे हफ्ते सब सारे टाइम पे आ टाइम पर जाएंगे। मौजूद होंगे। सही। तो ये हमें देखना ज़रूरी है कि यार ये ठीक है। जो प्रॉब्लम जिसके लिए हम ट्रेनिंग चाह रहे हैं, क्या ट्रेनिंग से इसका मसला हल होगा भी या नहीं होगा। और जबरदस्त। जाहिर सी बात है, जब अगर ट्रेनिंग से हल नहीं होना है तो उसके लिए आप 10 ट्रेनिंगें करा दें। हम्म। अगर आपको बुखार है और मैं आपको और जो है ना वो पेट दर्द की दवाई देता रहूं, तो उससे आपका मसला हल मसला हल नहीं होगा। होगा। सही। दूसरी चीज़ ये कि ऑब्जेक्टिव जब हमारा लाउड एंड क्लियर हो और लेस इज मोर, मतलब ऐसा नहीं हो कि जो ना ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने सारी दुनिया भर की चीज़ें रख दी कि ये ट्रेनिंग ऐसी है कि जब सुबह बंदा आएगा वो वॉशिंग होकर जो है ना शाम में बिल्कुल जो है ना एक कॉर्पोरेट एक वो बन के बिल्कुल तैयार होके जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ट्रेनिंग इज हम ऑल्सो अ प्रोसेस। हाँ, तो आपने जो है ना उसके अंदर अपना ऑब्जेक्टिव सिंपल रखना होगा कि यार ये ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग से हम ये अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हम रखते हैं कि यार हमने ट्रेनिंग अगर रखी है, तो अगर सिर्फ उसके अंदर ये रखा जाए ना कि यार मैं आलिम फाजिल बना के निकालूंगा, तो वो जो है ना वो फेल हो पॉसिबल नहीं जाएगा। है। लेकिन अगर आपने ये रखा है कि यार जब ये ट्रेनिंग इस्लामिक बैंकिंग की ले लेगा, तो जाने के बाद सिर्फ इससे अगर पूछा जाए ना कि यार कन्वेंशनल और इस्लामिक क्या एक चीज़ है, तो कह सकेगा कि नहीं एक चीज़ नहीं है, दोनों में फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि आपने अपना गोल अचीव अपना कर गोल लिया है। अचीव कर तो लिया आप है। ट्रेनिंग का मकसद था वो जो है ना आपने अचीव कर लिया है। तो हम्म। सिंपल होना चाहिए गोल, पहली बात। ऑलराइट, ऑलराइट। दूसरी तीसरी चीज़ ये उसके अंदर कि ट्रेनिंग के दौरान भी यानी सब चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर ट्रेनिंग में ही एंगेजमेंट नहीं है, आपने हुक क्रिएट नहीं किया, यस। तो वो सारी चीज़ें तो हैं लेकिन वो पार्टिसिपेंट आया और वो चला गया, हाँ, तो वो वो हुक ही क्रिएट इफेक्टिव नहीं, नहीं वो रहेगी। इफेक्टिव नहीं रहा। तो ट्रेनिंग के दौरान भी यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, जो ऑलराइट। आपका मैसेज है वो सही से डिलीवर हो, हम्म। और वो एक मर्तबा डिलीवर करना ही काफ़ी नहीं रहेगा। आपने फिर उसके बाद जो है ना फॉलो अप भी लेना है फॉलो अप उसका। करना है। आजकल यानी पाकिस्तान में तो इस तरह का अभी यानी कल्चर मैं कहूँ कि ना होने के बराबर ही है। कुछ हैं जो इसको फॉलो करते हैं कि जो है ना वो पोस्ट सेशन रखते हैं एग्जैक्टली, ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को हाँ, देखते हैं कि बाकी इफेक्टिव रही है नहीं, या ये उसका मिसाल आरओआई कैलकुलेट जी, करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमने एंगर मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग कराई, या उसके अंदर टूल बताया कि जब आपको गुस्सा आए तो आपने ये चीज़ें करनी है। आपने बता तो दिया, अब आप उसको प्रैक्टिस के लिए मौका दें और पोस्ट सेशन रखें और उसके अंदर उसको बुला के पूछें कि भाई आपको जो बताई थी जब आपको गुस्सा आया कोई ऐसा वाक़या आया नहीं आया? अगर हाँ वाक़या आया तो उस वक़्त आपने क्या किया था? जबरदस्त, आपने इसको जबरदस्त। प्रैक्टिस किया, इससे आपको फ़वाइद मिले, नहीं मिले, क्या हुआ? होता है ना जैसे एक्सेल की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर बता देता है इस पोर्शन में यहाँ जाएँगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल। वो बच्चा जाके देखता है तो वहाँ पे वो बोलता है ये तो मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि जो ट्रेनर का वर्ज़न था वो अलग था और जो स्टूडेंट का वर्ज़न था वो अलग था। सही, सही, तो सही। ऐसा होता है ना, तो वो बाद में फिर आप जब पोस्ट सेशन रखेंगे तो आपको बताएगा सर मुझे तो यहाँ नहीं मिला था ऑप्शन, आपने जो बताया था। तो वो फिर अच्छा नहीं मिला था, अच्छा इसका मतलब ये वाला इस वर्ज़न के अंदर ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। जबरदस्त, जबरदस्त। तो बड़ी अच्छे पॉइंट्स हाँ, आपने इसमें बताए कि नंबर वन ये है कि एक तो गोल क्लियर होना चाहिए, दूसरा ट्रेनिंग में एंगेजमेंट होनी चाहिए, तीसरा इसका पोस्ट ट्रेनिंग एनालिसिस भी हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल। अगर वाकई ही इदारे ट्रेनिंग्स को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने अटेंडीज़ के लिए, डेफिनेटली। और लास्ट इसके अंदर के पार्टिसिपेंट को तो बहुत अच्छी लगी, उसको वो भी हुआ,
लेकिन एक एक्सटर्नल भी होना चाहिए जो उसको Evaluate बता करे। सके कि हाँ इसके अंदर फ़ायदा हुआ था नहीं हुआ था, और जबरदस्त। वो जब हो सकेगा जब वो 360 फीडबैक होगा। या तो आप सुपरवाइजर से पूछें कि यार ये आपका बंदा आया था ट्रेनिंग के लिए, हमसे ट्रेनिंग लेके गया इतना अर्से पहले, इस दौरानिए में आपने कुछ चेंज देखा नहीं देखा। जबरदस्त अगर जबरदस्त। वो कहे मैं नहीं कर सका, देख नहीं सका, तो उसको सिनेरियोज बताएं, इस सिनेरियोज के अंदर उसको डाल के देखें ओके, और फिर बताएं कि जो ना उसने कैसे रिएक्ट किया। इफेक्टिव हुआ या नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने इसको समराइज किया विद ऑल दोस 4-5 पॉइंट्स। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइएगा कि एथिक्स का बड़ा मेजर रोल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक बैंकिंग, और ओवरऑल भी एज अ पर्सन भी एथिक्स का बड़ा रोल है कि आपने ऐसे इखलाकियात को एक तो माशरे में इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन कॉरपोरेट में उसको इम्प्लीमेंट करना। कई बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन होता है आपके पास कि यहाँ पे जो है ना कोई गलत रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी एथिक्स को बाइंड करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है ये जनरल? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक अगर रंगीन कपड़ा होगा ना, उस पे धब्बा लगेगा तो वो इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर वाइट कपड़े पे धब्बा लगे तो वो फौरन पता चलता है। वाज़ेह तो नजर आता है। हाँ, तो यही जो है ना सेम सिनेरियो है इस्लामिक बैंक के साथ। तो जहाँ पे बाकी बैंकों के लिए एक लग्जरी है, या जो है ना एक फैंसी वर्ड है एथिक्स, या वहाँ जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग के लिए जो है ना ये मैंडेटरी बन जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो तो चले, वो है कन्वेंशनल बैंक, इस्लामिक बैंक आपने कैसे कर लिया ये। तो हमें इस चीज़ का जो है ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सही सही। तो जैसे कि आप कोई अगर मिसाल के तौर पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्या रख चूँकि आप कन्वेंशनल से इस्लामिक में आ रहे हैं, या आप इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट जा रहे हैं, तो जो है ना वो आपको जो है ना थोड़ा सा वो वैल्यू पे करना पड़ेगी कि आपको हम कम में लेंगे, कम ग्रेड में लेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके ओके। वहाँ पे यानी कर तो सकते हैं आप, हाँ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, हाँ हाँ। लेकिन जो है ना वो एथिक्स के एथिक्स खिलाफ के है। खिलाफ है कि जो है ना आप वो, और वो जो है ना इसके अंदर उससे फ़ायदा, एक अनफेयर जो है ना वो अनफेयर मीन्स आप फायदा ले रहे हैं। उठाए ऐसे करके। तो राइट और तो राइट और इस्लामिक बैंक इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है, ओके। और जो है ना इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं उसको की इनकरेज नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। बाकी एक ये बताइएगा कि ओवरऑल ट्रेनिंग से भी ताल्लुक आपका रहे और साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग से क्या फ्यूचर नज़र आता है आपके जहन में कि क्या फ्यूचर है इस्लामिक बैंकिंग का ओवरऑल, और उसमें साथ साथ ट्रेनिंग को भी किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ अगले 5 से 10 साल में आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा इसका? जैसे कि जो है ना वफाकी शरई अदालत का जो है ना वो फैसला आया है, और इसके अलावा भी करारदाद भी मंजूर हुई है कि 1 जनवरी ऑफ 2028 के अंदर जो है ना कोई भी कन्वेंशनल बैंक नहीं रहेगा, इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, दुनिया के अंदर भी जो है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। लोग यहाँ से मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है ना वो सुनने में आ रहा होता है कि फ़लाना दोस्त जो है ना वो दुबई चला गया, यहाँ चले गया, वहाँ चले गए। तो पाकिस्तान के जो इस्लामिक बैंकर्स हैं उनकी बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे भी और बाहर में भी। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी एडवाइस आपने हमारे व्यूअर्स के लिए दी, और बहुत शुक्रिया आपका कि इस पॉडकास्ट पे आप आए, आपने वक्त निकाला और अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है आपकी, थैंक यू। और बहुत अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग दी है इस पे। इसी तरह काम करते रहिए, डेफिनेटली माशरे को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, जिस पैशन के साथ आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें और बरकत है। जज़ाकल्लाह खैर फुरकान यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका भी इनवाइट करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। सो दैट वाज इट लेडीज जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आपका इस एपिसोड को सुनने के लिए, द पॉडकास्ट, द प्रो टॉक पॉडकास्ट विद फुरकान, और बहुत ही अच्छी एडवाइसेस उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। सो हम फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। सो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।